वाइट इंटीरियर्स के बाद एक मोका ग्रे इंटीरियर्स भी निकाले हैं जो कि उससे स्लाइटली डार्क हैं बट स्टिल बहुत गंदे हैं, स्टिल बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। मोका ब्राउन इंटीरियर जो है मुझे बहुत क्लासिक, बहुत लैविश लगते हैं, बहुत लग्जरी लगते हैं। आप इसको देखोगे, आप रियल में जब आप इसको देखोगे आप इसके फ़ैन हो जाओगे कि ये इंटीरियर कितना अच्छा लग रहा है एक रगेड कार में। थार वाला सेगमेंट जो है लाइफस्टाइल व्हीकल का सेगमेंट है, आप इसको प्राइमरी गाड़ी के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे तब जब 3 डोर आती थी, लेकिन जब थार रॉक्स लॉन्च हुई सबसे बड़ा नेगेटिव है इस गाड़ी का इसके बॉटल होल्डर्स। पहले पीछे के आपको बॉटल होल्डर्स दिखाता हूँ। यहाँ पे बॉटल होल्डर के नाम पे इतना सा स्पेस दिया गया है। फ्रंट में जो बॉटल होल्डर है वो इतना छोटा सा है। अब जब आप 4-5 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो और आपको पानी रखना है, स्टोर करना है, तो आपके पास पूरी गाड़ी में कहीं जगह नहीं है। मैनुअल वेरिएंट क्यों लिया और दूसरी चीज रियर व्हील ड्राइव ही क्यों ली? 4x4 का ऑप्शन क्यों कंसिडर नहीं करा? जो 4x4 यूजर्स भी हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो 4x4 यूज इतना कर नहीं रहे हैं। प्लस 4x4 इसका करीब 2.5 लाख रुपए महंगा है और उसके ऊपर अगर ये मैं ऑटोमेटिक लेता 4x4 में तो उसके मुझे 1.5 लाख रुपए और ऊपर देने पड़ते। ये जो रियर व्हील ड्राइव है ना इतनी केपेबल है कि आप कैसे भी ऑफ रोडिंग पैच पे जा रहे हो ना बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर लेगी। और दोस्तों आज हमारे साथ फ्रेम में है ऑल न्यू अपडेटेड 2026 महिंद्रा थार रॉक्स रियर व्हील ड्राइव का टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला है AX7 लग्जरी। और आज की वीडियो इसलिए यूनिक होने वाली है बिकॉज ये इंडिया का फर्स्ट लॉट है जो रियर व्हील ड्राइव में मोका ब्राउन इंटीरियर के साथ डिलीवर हुआ है। सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार भाई इसका फ्रंट लुक देखो, इतनी ज्यादा ह्यूज लगती है ना। लो ओवरऑल पूरी प्रोफाइल चेक करो ये गाड़ी की, काफी बढ़िया लगती है। जो आज हमारे साथ ओनर ज्वाइन होने वाले हैं वो इसकी कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाले हैं कि यार रियर व्हील ड्राइव में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट क्यों लिया, 4x4 को कंसिडर क्यों नहीं करा, और इस प्राइस पॉइंट पे महिंद्रा की फैमिली कार्स आ जाती है लाइक XUV 700N, स्कॉर्पियो एन, तो इस गाड़ी को क्यों लिया, क्या माइलेज निकाल के देती है, इन फ्यूचर क्या मॉड्स कराने वाले हैं, कंप्लीट स्टोरी जानने वाले हैं। तो आपने भी अगर थार रॉक स्पेशली रियर व्हील ड्राइव या 4x4 लेने का प्लान करा इन द 2026 तो आज के ओनर्स रिव्यू में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, ओनर को इंट्रोड्यूस कराते हैं और आज के ओनर्स रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। फाइनली इस कार के ओनर दीपेश भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। कैसे हो भैया? मैं बढ़िया हूँ भाई, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। पहले तो इस ब्लैक ब्यूटी के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब कैसे प्लान बना, क्या माइलेज निकाल के दे रही है, क्यों ली, ये सब क्वेश्चन बाद में। सबसे पहले तो भाई फ्रंट में दिख रहा है इसका VIP नंबर। कितने दिन हो गए और भाई ये नंबर के पीछे क्या स्टोरी है? गाड़ी की डिलीवरी को करीब 1 वीक हो चुका है अभी और नंबर अच्छा चाहिए था। गाड़ी अच्छी ले रहे हैं तो नंबर भी बहुत अच्छा चाहिए था। VIP नंबर का थोड़ा सा कीड़ा था कि गाड़ी लूँगा तो बहुत अच्छा नंबर लूँगा इस बार, तो वही हुआ और आप नंबर देख ही रहे हो। मतलब देखो इनडायरेक्ट वे में ऐसे पूछूंगा नहीं कितने का नंबर है, क्या आ सकता है उसमें? भाई प्राइस कोट नहीं करूँगा लेकिन हाँ आईफोन का प्रो मॉडल आ जाता है इतने भाव में। क्या बात है यार। मतलब यार देखो कोई थार लेता है तो यार नंबर का शौक होना जरूरी है, भले ही थार हो, फॉर्च्यूनर, ये सब गाड़ियाँ नो डाउट। देखो लुक्स काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। सबसे पहले तो यार व्यूअर्स को ये शेयर कर देना पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे और थार रॉक्स लेने का कैसे क्या प्लान बना, क्या पूरी स्टोरी रही है? स्टोरी यह है भाई कि इसके पहले ना मैं बलेनो ओन करता था। 4-5 लोगों की फैमिली के लिए वो कुछ छोटी पड़ती थी, थोड़ा सा उसकी रियर सीट अनकंफर्टेबल थी और ट्रैवल करने के हम लोग शौकीन है, पूरी फैमिली शौकीन है। हम लोग जहाँ भी ट्रैवल करते थे तो फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए थोड़ा रियर सीट अनकंफर्टेबल होती थी। उस कारण एक बड़ी गाड़ी लेनी थी और ऐसी गाड़ी लेनी थी जो मुझे भी पसंद हो और सभी को पसंद है। मतलब फैमिली का भी काम हो जाए और आपका भी शौक पूरा हो जाए। हाँ कह सकते। बट फिर इस टाइप के सेगमेंट में क्यों 700 या दूसरी कार क्यों नहीं देखी? यार 2-3 रीज़न है इसके पीछे। मैं बताऊं कि मेरे फ्रेंड सर्कल में 700 भी है लोगों के पास, स्कॉर्पियो एन भी है, सबके पास है। और दोस्त होते हैं तो दोस्तों की गाड़ियां हम यूजुअली सभी यूज़ करते हैं। दोस्तों के पास है मतलब हमारे खुद के पास वो गाड़ी है। वो गाड़ियां मैं चला चुका हूँ, यूज़ कर चुका हूँ। प्लस एक दूसरा रीज़न ये है कि थार का बहुत कीड़ा था बहुत पुराने टाइम से। CRDE या CRDI एक वेरिएंट आता था बहुत पुराना, 16-17 में। तो उस टाइम से बहुत अच्छी लगती थी गाड़ी, बहुत ऊंची टॉल बॉय डिज़ाइन। और लड़कों का सपना होता ही है यार कि बड़ी ऊंची गाड़ी हो, SUV हो फुल साइज़, और उससे घूमना फिरना, ऑफ रोड करना। तो कीड़ा तब से ही था। फिर उसके बाद शायद 2020 में थार 3 डोर लॉन्च हुई, वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर, रैंगलर से इंस्पायर्ड थी। तो उसको देख के ऐसा लगा कि यार दिस इज़ इट, ये गाड़ी तो लेनी है। थार का ट्रेंड मुझे लगता है तब से हुआ जब से कोविड के बाद 3 डोर थार का ट्रेंड चला। मतलब हर कोई थार ले रहा था, मॉड करा रहा था, तो तभी मतलब क्लिक हुआ कि यार यही गाड़ी लेना चाहिए। हाँ तभी हुआ और तब लेना भी चाह रहे थे, तब से मन भी था बहुत। लेकिन फिर ये लगा कि एक छोटी गाड़ी, एक सब 4 मीटर गाड़ी घर में ऑलरेडी रखी हुई है, उसके बाद एक और छोटी गाड़ी लेना सेंस नहीं बना रहा था। और वो 3 डोर थी जो कि फैमिली के लिए प्रैक्टिकल थी नहीं। तो इस कारण अपने आप को होल्ड बैक किया कि नहीं यार ये अभी नहीं है, एक प्राइमरी कार होनी
होनी चाहिए। बेसिकली ये सेगमेंट ही थार वाला सेगमेंट जो है लाइफस्टाइल व्हीकल का सेगमेंट है, आप इसको प्राइमरी गाड़ी के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे तब जब 3 डोर आती थी, लेकिन जब थार रॉक्स लॉन्च हुई तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी। 5 डोर्स, सस्पेंशन सेटअप वगैरह सारी चीज़ें अपडेट हो गई, सारी चीज़ें अच्छी हो गई और मुझे लगा कि सारे डॉट्स मेरे कनेक्ट हो गए। जो मैं एक गाड़ी में देखता था, फैमिली के लिए भी कंफर्टेबल हो गई और मेरे लिए भी बहुत अच्छी गाड़ी लगी मुझे। तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड एंड आप देख नो डाउट देखो, थार रॉक्स जब से लॉन्च करी ना, फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको पूरी ग्रिल ऐसी मिल जाती है पियानो ब्लैक कलर में। मतलब इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। DRLs मिल जाते हैं प्रोजेक्टर के साथ, आपको यहाँ पर पूरे आप देख सकते हो पियानो ब्लैक ग्रिल मिल जाती है। और साइड से भी देखोगे ना, AX7 लग्जरी मॉडल है, कहीं से कहीं तक मॉड की कमी नहीं लगती। बट भैया देखो, थार लिए, थार रॉक्स लिए, मॉडिफिकेशन का शौकीन हर कोई रहता है, ठीक है। तो क्या कुछ मॉड्स आपने प्लान करके रखे हैं जो आप इन फ्यूचर कराने वाले हो? यार ये तो आपने दुखती रग पकड़ ली। अभी नई नई गाड़ी ली है तो अभी ऐसा कुछ कराने का मन नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में एब्सोल्युटली मैं चाह रहा हूँ कि इसके टायर थोड़े से ब्रॉड टायर्स में लगवाऊँ, जिससे इसका स्टांस और वाइड हो जाए, ब्रॉड हो जाए। फ्रंट में मैं सोच रहा हूँ कि रैंगलर ग्रिल से भी अपग्रेड करना है, बट वो टायर्स के साथ ही होगी। जब तक मैं टायर्स ब्रॉड नहीं करवाता वो ऑड जाएगी, बहुत ऑड लगेगी, तो वो करवाने का प्लान है। फिर बहुत सारी किट्स, बहुत सारे मॉड्स आ रहे हैं, बट अभी नई नई गाड़ी है तो ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है। मैं प्लान कर रहा हूँ, बट फ्यूचर में एब्सोल्युटली अभी तो जैसी है वैसी चलानी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसी है वैसी चलानी है। बाकी कंफर्ट की बात करते हैं, काफ़ी लंबी गाड़ी है। आप कितने लोग ट्रैवल करते हो फैमिली में, और अभी कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूट हुआ तो एक बार एक्सपीरियंस शेयर कर देना। सस्पेंशन से लेके ड्राइविंग स्टेबिलिटी से लेके सारी चीज़ें, मतलब थार 3 डोर से भी क्या डिफरेंसेस फील हुए एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? देखो पहले कंपैरिजन की बात करते हैं। थार 3 डोर मैंने चलाई है, एक्चुअली मैंने उसको रेंट करके चलाई थी जयपुर में। मैंने पूरे एक दिन उसको यूज़ किया। मैं जानना चाह रहा था कि गाड़ी चलती कैसी है। उसका सस्पेंशन बहुत स्टिफ था। वो गाड़ी बिल्कुल रॉ है, बिल्कुल रॉ है। उसमें आप रियर में हो, फ्रंट में हो, कहीं भी हो, आपको लगेगा, आपको फील होगा कि आप एक बहुत बहुत रगेड गाड़ी में बैठे हो। कंफर्टेबल तो वो नहीं है, मैं बोलूँगा कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं बोलूँगा कि उसकी कंफर्ट 4-5 ही होगी। बट वहाँ से जब यहाँ पे मैंने अपग्रेड किया, इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जब मैंने ली थी, इसके सस्पेंशंस उसके कंपैरिजन में मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये 10 on 10 है, बट इसके सस्पेंशन को मैं रेट करूँगा करीब करीब 7-8 रेट करूँगा। रियर सीट कंफर्ट बहुत अच्छी है। लॉन्ग ड्राइव्स की बात करें तो लॉन्ग ड्राइव्स पे मुझे लगता है कि हम अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक ही वीक हुआ है, तो मुझे लगता है कि हम 100-150 किलोमीटर की रेंज में मैंने इसको कंटिन्यूस ड्राइव किया है और ड्राइव करने में बहुत मज़ा आया, बहुत कंफर्टेबल लगी। फैमिली को भी बहुत खुशी हुई। आफ्टर बलेनो तो उनके लिए बहुत अच्छा अपग्रेड है कंफर्ट के मामले में। मतलब मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैंने पर्सनली थार रॉक्स को जितना चलाया है, ये गाड़ी बाहर से जितनी ह्यूज एंड बल्कि लगती है ना, उतनी अंदर से कंफर्टेबल है। मतलब स्टीयरिंग फीडबैक की बात कर लो, सस्पेंशन की बात कर लो, तो एक प्रॉपर फैमिली कार वाली फील होती है अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल फैमिली कार वाली फील होती है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे। गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने स्टीयरिंग व्हील दे दिया है जो कि बहुत लाइट फील होता है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि आप इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको फील नहीं होगा कि आप इस साइज़ की गाड़ी चला रहे हो, इस साइज़ की गाड़ी में आप घूम रहे हो। बट बाहर से अगर आपको कोई देखता है, उसको ऐसा लगेगा कि ये क्या आ गया है इसके सामने। रोड प्रेजेंस बहुत तगड़ी है गाड़ी। रोड प्रेजेंस का तो कोई तोड़ ही नहीं है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है एमहॉक, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फ्रॉम द बेस वेरिएंट सेम इंजन मिलता है। तो पहले तो ये बताओ पावर कैसी लगी, और उसके बाद माइलेज की बात करूँगा। पावर कैसी लगती है इसकी? यार ये तो बहुत दोनों चीज़ें तुमने उल्टी एक साथ पूछ ली कि पावर कैसी लगी और माइलेज कैसा है। क्योंकि पावर तो बहुत अच्छी है, बहुत पंची गाड़ी है। आई थिंक 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जिससे बहुत पंची फील होती है। एक्सेलरेटर पे पैर रखते ही गाड़ी बहुत अच्छे से भागती है। एरोडायनेमिक्स का थोड़ा इशू है, हाई स्पीड में थोड़े से एयर ब्लास्ट वगैरह फील होते हैं, लेकिन गाड़ी बहुत पावरफुल फील होती है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि अंडर पावर्ड फील हो रही है। कहीं चढ़ाई हो, डिक्लाइन हो, कहीं भी गाड़ी को ले जाना हो, कहीं सोचना नहीं पड़ता और काफ़ी पावरफुल है। काफ़ी, मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी मतलब फुल पोटेंशियल पे पावर यूटिलाइज़ कर पाऊँगा। रही माइलेज की बात, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, हाईवेज़ पे मुझे गाड़ी ने MID पे करीब करीब मैं अगर बताऊं तो मुझे 15-16 का माइलेज इसने दिखाया, जो कि मुझे लगता है कि अगर रियल लाइफ अगर उसको देखे, उसका प्रैक्टिकली देखे, तो 13-13.5 गाड़ी दे रही है, जो कि सबका बोलना है कि वो इम्प्रूव होता है फर्स्ट सर्विस के बाद। आई थिंक इट विल गो अप टू 14-15, जो कि मोर देन सफिशिएंट है इस साइज़ की गाड़ी के लिए। मतलब मेंटली प्रिपेयर ही रहना चाहिए कि अगर आप इतनी पावरफुल एंड इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो तो 15-16 इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड दूसरी चीज़, आप जहाँ तक कि बॉडी रोल की बात कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, लेडर ऑन फ्रेम ये गाड़ी है, तो आपको हाई स्पीड्स पे बॉडी रोल फील कराने वाली है। बट एज कम्पेयर टू थार 3 डोर, स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक जैसी गाड़ियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्टेबल ये फील होती है। तो गाइस अब थोड़ा इंटीरियर में भी चलते हैं, बिकॉज यार देखो एक्सटीरियर हमने बहुत सारा देख लिया। अब मेनली थार रॉक्स अगर प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करें, प्रीवियस जनरेशन नहीं पूछूंगा, अभी मेनली अपडेट्स क्या हो गए नई वाली थार रॉक्स में?
नई वाली थार रॉक्स में कुछ कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि अभी आपने गेट खोलते टाइम देखा होगा यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आ गया है, जो कि नहीं था इनिशियली, नहीं कीलेस एंट्री हो गई है पूरी। यस यस, कीलेस एंट्री हो गई है। उसके बाद यहाँ पे फॉग लैम्प्स अगर आपने नोटिस किए हो फ्रंट में, तो फॉग लैम्प्स में प्रोजेक्टर इन्होंने दे दिया है। हाँ। इसमें प्रोजेक्टर सेटअप, नॉर्मल एलईडी होंगे, अब ये प्रोजेक्टर कर दिए। हाँ हाँ, ये प्रोजेक्टर कर दिए हैं। इसके बाद रिक्वेस्ट सेंसर मैंने आपको दिखाया, और एक चीज़ और है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट यहाँ पे 2 टुकड़ों में है, जो कि पहले भी था, बट ये अब दोनों मूव हो जाते हैं। पहले ड्राइवर साइड का ही मूव होता था, अब दोनों साइड के शिफ्ट हो रहे हैं, दोनों साइड के आप एडजस्ट कर सकते हो। तो हाँ, बेसिकली ये 2-3 फीचर्स इसमें चेंज हुए हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि भैया ने भी मुझे बताया, इंट्रो में भी आपने सुना, मोका ब्राउन कलर। अब देखो ये कलर मेनली क्यों बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप पहले भी थार रॉक्स का टॉप एंड वेरिएंट देखोगे तो उसमें लेदरेट सीट्स आती थी जो कि व्हाइट कलर की थी, और उसका मेंटेनेंस मतलब किसी भी फैमिली मैन को मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं था। बट अभी आपका क्या कहना है मोका ब्राउन इंटीरियर के साथ? यार वाइट इंटीरियर्स बेसिकली मुझे वैसे भी पसंद नहीं थे, क्योंकि ऑफ रोडिंग करते हैं या यूजुअली हम इतनी बार गाड़ी क्लीन नहीं कर पाते हैं डेली यूसेज में, और वो इंटीरियर गंदे होते हैं। हमारी डेली लाइफ चीज़ें, बच्चे खाना खा रहे हैं, फैमिली बैठी हुई है, शूज़ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अंदर डस्ट जाता है, तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होता ही है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने वाइट इंटीरियर्स के बाद एक मोका ग्रे इंटीरियर्स भी निकाले हैं, जो कि उससे स्लाइटली डार्क हैं, बट स्टिल बहुत गंदे हैं, स्टिल बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। मोका ब्राउन इंटीरियर जो है मुझे बहुत क्लासिक, बहुत लैविश लगते हैं, बहुत लग्जरी लगते हैं। आप इसको देखोगे, आप रियल में जब आप इसको देखोगे, आप इसके फ़ैन हो जाओगे कि ये इंटीरियर कितना अच्छा लग रहा है एक रगेड कार में। टॉप एंड वेरिएंट है तो आप इनर डोर हैंडल्स देख लो या यहाँ पर देख लो, पूरी लेदरेट फिनिश देकर रखी है स्टिचिंग के साथ, तो प्रीमियमनेस की कमी कहीं भी नहीं है। अब मेन जो क्वेश्चन है ना, आपने रियर व्हील ड्राइव क्यों ली, उसकी हम ड्राइव पे जाते हुए बातें करेंगे, बिकॉज यहाँ खड़े खड़े बात नहीं करने वाले हैं। बाकी एक डाउट और क्लियर करना चाहूँगा, 5 सीटर कार है, 5 लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, बूट में कितनी क्या स्पेस बच जाती है? बूट में काफ़ी स्पेस बचती है। एक्चुअली इसका जो व्हील बेस है वो भी एक्सटेंड किया गया है। सिर्फ इसमें सीट्स नहीं बढ़ाई गई हैं, सीट्स ऑब्वियसली 5 ही हैं, बट स्पेस इसका इस गाड़ी को पहले से ब्रॉड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पीछे से भी इसको एक्सटेंड किया गया है, तो बूट स्पेस इतना है, इग्नोर करना है ये सब। ये अभी अभी गाड़ी अनबॉक्स हुई है, नई नई खुशबू आ रही है गाड़ी से, तो इसमें बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है, मतलब 3 डोर के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा है। प्लस गाड़ी की हाइट और सीट्स की हाइट इतनी होने की वजह से इसमें वर्टिकल स्पेस भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो आप अपने सूटकेसेस एक के ऊपर एक स्टैक करके भी यहाँ पे रख सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यूजुअली ये आपको सेडान्स में और दूसरी हैचबैक्स में और इवन जो भी फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवीज़ है उसमें नहीं मिलता है, जो कि इसमें मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इन फ्यूचर कहीं भी आप 5 लोगों के साथ, फैमिली के साथ लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो तो आपका सारा लगेज यहाँ पर ईजिली आ जाएगा। यस, एग्जैक्टली आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको कभी भी जाने से पहले, लगेज पैक करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं लगेज कम करूं, ज़्यादा करूं, कितना रखूं। जितना है पैक कर लीजिए, गाड़ी पूरी फुली लोडेड है, बहुत पावरफुल है, आपको कभी भी नहीं सोचना पड़ेगा कि जितना लगेज रखना। तो अब चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। पहले तो भाई देखो, जब भी बूट बंद करनी है, भले ही 3 डोर हो या 5 डोर, पहले आपको इसे डाउन करना रहता है कुछ इस टाइप से, और भाई डोर को बंद करना है। तो चलो भैया ड्राइव पे चलते हैं, बाकी सारी बातें ड्राइव में करेंगे, टॉर्क की भी बातें करेंगे। तो एक बार चलते हैं इंटीरियर में। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा, कंफर्ट कैसा फील हो रहा है? भाई कंफर्ट तो नेक्स्ट लेवल है। जिस हाइट पे मैं बैठा हुआ हूँ, सीट्स जितनी ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है गाड़ी में। मतलब अंदर बैठने के बाद काफ़ी कमांडिंग भी फील होता है। और गाइस देखो यार, वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल बनाने वाला हूँ, बिकॉज देखो जो भी कोई थार रॉक्स लेने का प्लान कर रहा है ना, उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बिकॉज भैया की भी एक टाइम पे ड्रीम ही थी, वो आज पूरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो भी कोई व्यूअर्स लेना चाहते हैं वो आपसे कनेक्ट होंगे। अब जैसे कि AX7 लग्जरी मॉडल है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, मतलब फीचर्स के मामले में कोई भी कमी नहीं है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहूँगा, मैनुअल वेरिएंट क्यों लिया, और दूसरी चीज़ रियर व्हील ड्राइव ही क्यों ली, 4x4 का ऑप्शन क्यों कंसिडर नहीं करा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस बारे में बहुत बार रिसर्च किया। मैंने ये भी सोचा कि ऑटोमेटिक लेता हूँ, कन्वीनियंट हो जाएगा, घर में बहन चला सकती है, पापा चला सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स सारे यूज़ कर सकते हैं। बट जब मैंने ऑटोमेटिक की टेस्ट ड्राइव ली, तब मैंने एक बेसिक सी चीज़ नोटिस की कि इसका टॉर्क कन्वर्टर आता है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आता है, ठीक है। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर में इशू ये है कि वो छठा गियर 5वें से छठे गियर में शिफ्ट करता है 95 की स्पीड पे। इससे क्या हो रहा है कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बॉदर हो रही है, और बेसिकली इंडियन रोड्स की कंडीशन जैसी है, मतलब 90% ऑफ टाइम्स हम 90 की स्पीड के ऊपर जाते ही नहीं है। तो मेरा वो 6 गियर जो है वो काइंड ऑफ यूजलेस जा रहा है, और उसका जो टॉर्क बैंड है, जो गियर शिफ्टिंग रेशियो है, वो बहुत हाई था। उस वजह से उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे क्लेम भी किया है, बताया भी है कि गाड़ी शायद सिंगल डिजिट में माइलेज दे रही है, जो कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि सिंगल डिजिट में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मुझे अभी इस गाड़ी से उम्मीद है कि मैनुअल से उम्मीद है कि करीब 14-15 तक का माइलेज ये गाड़ी मुझे दे देगी। तो एक तो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत मेजर इशू था उस गाड़ी में, जिसकी वजह से मैंने मैनुअल रिजेक्ट किया।
आपका दूसरा सवाल था कि मैंने रियर व्हील ड्राइव क्यों लिया, 4x4 क्यों नहीं लिया। इसका आंसर भी थोड़ा सा कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने जब उनसे डिमांड किया कि मुझे 4x4 वेरिएंट चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप थार लेते हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप सोचेंगे, पहला थॉट यही आता है कि आप 4x4 लें। जब मैंने डीलरशिप्स पे कंफर्म किया, पूछने की कोशिश की, तो वो लोग, मुझे नहीं पता ये शायद प्रोडक्शन इशू है या कुछ और है, बट वो 4x4 मुझे ऑटोमेटिक में दे रहे थे। ऑटोमेटिक का इशू मैंने आपको बता ही दिया। ऑटोमेटिक में मुझे नहीं लगता कि गाड़ी इतनी केपेबल होती है जितना मैनुअली 4x4 में होती है, ठीक है। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा शिफ्ट हुआ कि ठीक है, क्या मुझे 4x4 लेनी चाहिए, क्या मुझे उसकी ज़रूरत है, क्या वो मेरे लिए प्रैक्टिकल है, क्या उसकी मुझे यूटिलिटी है। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, जो 4x4 यूज़र्स भी हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो 4x4 यूज़ इतना कर नहीं रहे हैं। प्लस 4x4 इसका करीब 2.5 लाख रुपए महंगा है, और उसके ऊपर अगर ये मैं ऑटोमेटिक लेता 4x4 में तो उसके मुझे 1.5 लाख रुपए और ऊपर देने पड़ते, जो कि मोटा मोटा मुझे लगता है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महंगा पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं आपने प्रॉपर स्टडी करके ये गाड़ी ली है, अच्छी डीप स्टडी करके, और ये काफी बढ़िया चीज भी है। और वैसे भी गाइस मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार ये जो रियर व्हील ड्राइव है ना, इतनी केपेबल है कि आप कैसे भी ऑफ रोडिंग पैच पे जा रहे हो ना, ये बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर लेगी। और जैसा कि इसमें भी मेरे ख्याल से MTT टेक्नोलॉजी मिलती है ना, मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी, कि आप अगर कहीं ऑफ रोडिंग पे हो, एक व्हील आपका नीचे एक थोड़ा ऊपर भी हो गया ना, तो जो व्हील वर्क नहीं कर रहा है उसकी पावर आपकी ट्रांसफर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सट्रीम ऑफ रोड्स में तो हम भले क्वेश्चन हटा देते हैं, बट नॉर्मल जितने भी आपको ऑफ रोड आप है रियर व्हील ड्राइव से इजीली कर सकते हो। बाकी अब मैं आपसे कुछ इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पूछना चाहूंगा। वैसे देखो पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं, तभी आपने ये गाड़ी ली, और बहुत सारे प्रोज है, बट हर गाड़ी की कुछ कमियां होती, कुछ कॉन्स होते हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। बाकी हम कहीं रुक के ही बात करेंगे जहां पर प्रॉपर व्यूअर्स को विद प्रूफ बातें देखने को मिलेगी। देखो यार, कुछ नेगेटिव्स तो फेस करे होंगे आपने इस टाइम ड्यूरेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने छोटे मोटे नेगेटिव्स, जैसा कि आपने बोला कि पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव्स कम है, इसीलिए मैंने गाड़ी परचेज की, तो दैट मेक सेंस। बाकी मैं आपको नेगेटिव्स हम रुक के बताते हैं, ज़्यादा बेटर पता चलेगा। ड्राइविंग मोड्स भी इसमें मिल जाते हैं, तो जिप, जैप, जूम, स्नो सारे मोड्स पे चला लिए। जिप और जूम मोड मिलता है, इसमें जैप नहीं मिलता है, बट जिप और जूम मोड दोनों में मैंने चलाई है। बहुत अच्छा, जूम मोड में ना बहुत अच्छा थ्रस्ट मिलता है, इसमें बहुत अच्छी पावर डिलीवरी मिलती है, चलाने में मज़ा आता है हाईवेज पे। जिप मोड है, जिप इज़ फॉर सिटी, अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी निकालनी हो गाड़ी से, उसमें भी अच्छा खासा पावर डिलीवर होता है, लेकिन स्लाइटली बेटर होती है। तो जैसे कि हम पॉजिटिव्स की बात कर रहे थे, मैं क्विकली सबसे बड़ा पॉजिटिव आपको सबसे पहले बताता हूँ इस गाड़ी का, जो कि शायद बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, कि इस गाड़ी में ना हर तरफ क्लैडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लैडिंग है, यहाँ से लेके पूरा पीछे तक क्लैडिंग है, पीछे भी जाएंगे तो स्टेपनी है, फ्रंट में भी बम्पर बहुत ब्रॉड है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इस गाड़ी को कहीं भी चलाते हैं, कहीं भी इसका टच होने का या स्क्रैच लगने का जो इशू होता है वो मिनिमाइज़ हो जाता है, बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं आता है। तो उस वजह से क्या है, और इसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा और यही रीज़न है कि मैंने ये गाड़ी ब्लैक में ली, क्योंकि ब्लैक गाड़ी हम दूसरी लेते हैं, इसकी बॉडी एक्सपोज होती है, वहाँ पर स्क्रैचेज़ आने का बहुत बड़ा इशू होता है, जो कि इस गाड़ी में मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। भगवान ना करे ना हो, नई गाड़ी ऐसा सोचना। PPF हालांकि अभी आपको करा देंगे। बाकी यहाँ पर क्लैडिंग का कहने का मतलब ये है कि कहीं जजमेंट में भी इशू आ रहा है ना, तो आपकी ये देखो बॉडी बहुत अंदर है, कहीं ना कहीं क्लैडिंग ही सारा इंपैक्ट ले लेगी, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। खैर पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं इस गाड़ी में, ऑब्वियसली इसीलिए मैंने ये गाड़ी खरीदी है, लेकिन मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मेरी फैमिली को या मुझे भी बॉदर करते हैं, सबसे बड़ा नेगेटिव है इस गाड़ी का इसके बॉटल होल्डर्स। पहले पीछे के आपको बॉटल होल्डर्स दिखाता हूँ। यहाँ पे बॉटल होल्डर के नाम पे इतना सा स्पेस दिया गया है, इतना सा स्पेस आप देख सकते हैं, ये 2 इंच का स्पेस है। यहाँ पे आप छोटी से छोटी कोई बॉटल नहीं रख सकते हो, तो ये स्पेस डेड है, ये किसी चीज़ के लिए नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक माइक्रोफाइबर भी इजीली आ नहीं रहा है माइक्रोफाइबर भी नहीं आ रहा है, क्लीनिंग क्लोथ भी मुझे पीछे रखना पड़ता है। अब मैं आपको फ्रंट का बताता हूँ। फ्रंट में जो बॉटल होल्डर है वो इतना छोटा सा है, ये यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, ये 3 इंच का स्पेस है। यहाँ पे कुछ छोटी जो आपकी वो 10 रुपए वाली बिस्लेरी की बॉटल आती है वही आती है। अब जब आप 4-5 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो और आपको पानी रखना है, स्टोर करना है, तो आपके पास पूरी गाड़ी में कहीं जगह नहीं है। कुल मिला के आपको बॉटल्स पीछे रखनी पड़ेगी जहाँ आपका लगेज होगा, और आपको उतर के उस बॉटल को निकालना पड़ेगा। विंटर्स में तो वैसे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, बट स्पेशली समर्स में बहुत सारे ओनर्स है वो स्टील वाली बॉटल कैरी करना चाहते हैं, तो वो इधर तो नहीं आने वाली। अब अंदर देख लेते भाई, अंदर कहीं दिख रही है क्या? अंदर भी छोटे से 2 कप होल्डर दिए, मतलब पूरी गाड़ी में बॉटल रखने की जगह नहीं है, और वो भी इतना प्रैक्टिकल है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे आपका आर्म रेस्ट है। आप जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हो, क्रूज करते हो, तो आप आर्म रेस्ट पे अपना हाथ रखते हो। वहाँ पे एग्जैक्टली आप अपनी एक बॉटल कोई सी रख नहीं सकते, अगर छोटी भी रखते हो। स्टील की बॉटल्स यूजुअली लंबी होती है, जो कि वो वहाँ पे स्पेस हैम्पर करती है, और गाड़ी मैनुअल है। पहली बात, अगर ऑटोमेटिक होती तो मैं सोचता भी कि ठीक है वहाँ पे मैं कुछ स्टोर कर सकता हूँ, बट मैनुअली अगर मेरे को बार बार गियर शिफ्ट करने हैं तो वो बॉटल वहाँ पे कुछ रखने का कोई सेंस है नहीं। तो ऐसे प्रैक्टिकली
पानी रखने की मुझे कोई स्पेस दिखती नहीं है। प्लस हमारी गाड़ी ब्लैक है, काली गाड़ी है, इसमें हीट ज़्यादा होती है, सारी चीज़ें होती है और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तब मैं बॉटल रखने का बहुत बड़ा इशू होगा मुझे लगता है, जिसके लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्सेसरी या कुछ ना कुछ मॉड्स करवाने पड़ेंगे बेसिकली आगे से, जो कि मुझे लगता है कि आप 20-25 लाख की अगर कोई गाड़ी ले रहे हो और एक बेसिक नीड जो होती है इंसान की पानी पीना, पानी को स्टोर करना गाड़ी में, वो अगर नहीं हो पा रहा है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। सो सेकंड नेगेटिव मैं आपको बताता हूँ जो कि हमें गाड़ी के अंदर से देखने को मिलेगा, इसमें है इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक। अब इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक का इशू क्या है कि गाड़ी बहुत रगेड है, बहुत ऑफ रोडिंग केपेबल है, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स देने की नीड नहीं थी। दूसरी चीज़ की गाड़ी जब आप किसी को पार्किंग में वॉश पे देते हैं, वैले को देते हैं, किसी को भी देते हैं, तो हर कोई यूज टू नहीं होता है इस इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक के, जो कि मेरे लिए भी इनिशियली 2-4 दिन बहुत प्रॉब्लमेटिक था और कभी कभी ये हल्का फुल्का ग्लिच भी करता है, तो ये हैंड ब्रेक उतरता नहीं, और हैंड ब्रेक जब तक उतरेगा नहीं तब तक आप गाड़ी चला नहीं पाओगे। अब ये यहाँ पे पिक होने में, इसको खींचने में, लगाने में ये कभी कभी ग्लिच करता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको इंस्टेंटली कहीं जाना है, निकलना है, तो ये मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक गलत लगा। इसमें अगर वो फिजिकल हैंड ब्रेक देते, मैकेनिकल हैंड ब्रेक देते, तो शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सूट होता है इस गाड़ी के कैरेक्टर पे। तो दीपेश भैया अब मेनली वर्डिक्ट की ओर बढ़ते हैं। ओवरऑल तो आपने आपका सारा एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर कर दिया और जिस व्यूअर ने वीडियो यहाँ तक देखी होगी, मुझे लगता है उसने उसकी चॉइस पूरी डिसाइड कर ही ली होगी। बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थार रॉक्स को लेकर सेटिस्फाइड हो क्या और किन व्यूअर्स को ये गाड़ी कंसिडर करना चाहिए? सेटिस्फैक्शन यार सब्जेक्टिव होता है मुझे लगता है मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से, क्योंकि मैंने प्रॉपर रिसर्च करके ये गाड़ी ली है, इसीलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मुझे लगता है कंसिडर करने चाहिए। जैसे अगर आप अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन आपको ये कंसिडर करना होगा कि गाड़ी पीछे की सीट पे, रियर सीट पे बहुत ज़्यादा मूव करती है, बहुत ज़्यादा बम्पी फील होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली ज़्यादा, किसी भी मोनोकॉक जैसी गाड़ी से ज़्यादा बम्पी फील होती है। तो अगर आपके पेरेंट्स को बैक इशू नहीं है या उनकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, इधर दे आर 65-70 प्लस नहीं है, तो आप इस गाड़ी को अच्छे से कंसिडर कर सकते हो, वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे। बट अगर किसी को बैक इश्यूज़ है तो वो ज़्यादा पीछे वाली सीट पे बैठ के उस चीज़ के लिए कंप्लेन करेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपकी फैमिली के लिए अप्रोप्रिएट क्या है। मेरी फैमिली के लिए ये बहुत अच्छी है, मुझे लगा, मेरे पेरेंट्स बहुत इस गाड़ी को पसंद करते हैं। पीछे की सीट पे बैठना स्लाइटली अनकंफर्टेबल होता है, बट वो उस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दीपेश भी आज वीडियो में ज्वाइन होकर आपका डिटेल्ड एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बाकी गाइस वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भैया का इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक आप जाके इनसे पर्सनली पूछ सकते हो।